नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो पार्ट होगा, यहाँ पे हमारा इस वीडियो में ये होगा 7वां पार्ट। इससे पहले हमने 6 पार्ट वीडियो का जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोज के जो है या कह सकते हैं कि पूरी प्ले लिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो इस आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने कलेक्ट किया है या जो नोट किया है, इसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गांधीदास पैक्ट, यानी गांधी और सीआर दास के जो बीच बातें हुई थी या जो कह सकते हैं कि जो चीजें पास हुई थी या पारित हुई थी, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। 1924 में ये हुआ था। इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 में संपन्न हुआ था, है ना। ये गया घटित हुआ था। स्वराज पार्टी के बारे में देखने वाले हैं और अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलनों के बारे में देखने वाले हैं, जैसे इंडियन लिबरल एसोसिएशन जो कि 1918 में बना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो कि 1924 में बना, हिंदू महासभा 1915 में, अकाली दल 1925 में और नागपुर झंडा सत्याग्रह जो हुआ था वो 1923 में हुआ था। इन सभी के डिटेल्स पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम देखेंगे 1920 के दशक में जो नई शक्तियों का उदय हुआ, जैसे समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का जो प्रचार प्रसार हुआ, इसके बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से ये प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय कम्युनिस्ट जो है 1924 में जो बनी थी उसके बारे में। इसके साथ साथ हम देखेंगे साम्यवादी आंदोलन का जो इतिहास रहा, जैसे कि इसे हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी 2 चरण में पढ़ने वाले हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कैसा साम्यवादी आंदोलन का इतिहास रहा। इसके साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। इसके साथ साथ हम देखेंगे काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसके साथ हम देखेंगे इसमें इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो इन सभी टॉपिक्स के हम डिटेल्स को देखने वाले हैं। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के साथ। और बेहतर होगा कि एक कॉपी और पेन आप अपने साथ रखें और कुछ न कुछ इसमें लिखते जाएं, जो आपको लगता है कि नहीं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी चीजों को, उन पॉइंट्स को आप नोट करते चलें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो में चौरी चौरा कांड से लेकर के शुरू करते हैं। चौरी चौरा कांड ये जो संपन्न हुआ था, यानी ये जो कांड हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कांड हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आज के उत्तर प्रदेश और उस समय के जो था ये संयुक्त प्रांत कहलाता था, है ना। आज का ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन उस टाइम क्या कहलाता था, संयुक्त प्रांत कहलाता था। और इसमें एक जिला था जो कि आज भी ये जिला है, और जिले का क्या नाम है, गोरखपुर। गोरखपुर जिले में एक स्थान था, कौन सा स्थान, चौरी चौरा। और ये जो चौरी चौरा कांड था, ये जो है चौरी चौरा स्थान पे जो एक पुलिस स्टेशन था, यहाँ पर आग लगा दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। तो क्रांतिकारियों के द्वारा जो थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें कि एक थानेदार और 21 जो है हवलदार, यानी कि टोटल 22 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। 22 लोगों की यहाँ पे क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इस मृत्यु के कारण अगर हम बात करें, इस मृत्यु के ही कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या ऐलान कर दिया कि जितने भी असहयोग आंदोलन और जो सामूहिक सत्याग्रह चल रहे हैं वो सभी क्या कर लिए जाएंगे, आंदोलनों को क्या कर दिया गांधी जी ने, कह दिया कि सभी वापस ले लिए जाते हैं, यानी कि सभी बंद कर दिए जाएंगे। वापस ले लिया और इसका पुरजोर विरोध कर दिया किसने, इनके जो कह सकते हैं कि ये फैसला की वापस लेने का जो फैसला था आंदोलनों को, इसके विरोध में मोतीलाल नेहरू या जैसे कह सकते हैं सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है, इन सभी ने क्या किया, इन नेताओं ने क्या किया, इसका विरोध किया। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कुछ समय बाद जो 10 मार्च 1922 को जो ये हुआ था एक घटना, और इस घटने में क्या हुआ था, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद जो मुकदमा चलता है, तो मुकदमे में क्या होता है, इनको ये 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। इस मुकदमे में इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, जबकि सजा को जो पूरी करने से पहले, यानी कह सकते हैं कि सजा तो अभी चल ही रही थी, इसी में इनकी जो बीमारी है या जो
इनका जो तबीयत है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1924 को इनको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा कि 22 लोगों की मृत्यु होती है चौरी चौरा कांड में, जिसके कारण गांधी जी आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को ऐलान कर देते हैं या घोषणा कर देते हैं कि सभी आंदोलन को क्या कर लिया जाए, वापस कर लिया जाए। और इसका विरोध करते हैं कौन कौन, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, है ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, ये सभी जो है इनका क्या करते हैं, इस घोषणा का या इस ऐलान का जो है क्या करते हैं, इनके फैसले का विरोध करते हैं। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें मुकदमा जब चलता है तो इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सजा पूरी होने से पहले ही इनका तबीयत जो है गड़बड़ हो जाता है, या इनकी बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को क्या कर दिया जाता है, इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया चौरी चौरा कांड की घटना। आगे हम बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में कि स्वराज पार्टी का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, स्वराज पार्टी का जन्म जो है कैसे हुआ, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी जाती है चौरी चौरा कांड के बाद और गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, इसके साथ साथ देश में जो है आंदोलन का वातावरण जो है वो क्या हो जाता है, जो आंदोलन चल रहा था वो तेजी से, उसमें क्या हो जाती है, निराशा आ जाती है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं आंदोलनों में निराशा आ जाती है। ठीक है, निराशा आ जाती है, तो जिससे कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है एक नई विचारधारा को जन्म देते हैं, यानी ये कुछ नया करने की सोचते हैं। और 1922 के जो अधिवेशन होता है, आईएनसी का जो 1922 का अधिवेशन होता है, इसमें एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि जो 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है एक आईएनसी के 1922 के अधिवेशन में ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि जो 1923 का जो विधानमंडल का इलेक्शन होगा, या कह सकते हैं कि विधानमंडल का जो चुनाव होगा, इसमें ये लोग पार्टिसिपेट करने का प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि हम विधानमंडल में पार्टिसिपेट करेंगे या भाग लेंगे, जिसको क्या करता है आईएनसी, क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है ना, पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देती है, जिससे सी आर दास जो है ये नाराज हो जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, बहुमत के साथ अगर कह सकते हैं, कहें या कह सके पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो सी आर दास जो है आईएनसी पद से त्याग पत्र दे देते हैं। उस समय सी आर दास जो है आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें कि 1922 में ही सी आर दास जो है क्या करते हैं, सी आर दास आईएनसी के अध्यक्ष पद से जब अस्वीकार कर दिया जाता है इस प्रस्ताव को, तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि त्याग पत्र दे देते हैं। पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है कांग्रेस जो है एक पार्टी का गठन करते हैं। ये यहाँ से जब ये इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, यानी कि ये इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। आगे बात करते हैं इसमें, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, खिलाफत स्वराज पार्टी करके क्या नाम दिया, एक पार्टी का, एक कह सकते हैं कि एक संगठन का इन्होंने एक संगठन को संगठित किया, यानी कि एक संगठन बनाया जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसकी गठन की घोषणा कर दी। और इस पार्टी के बाद जो है इसी पार्टी में जो है 1923 में स्वराज पार्टी के नाम से यही पार्टी जो है 1922 में ये बन जाती है। ठीक है, 1922 में ये अध्यक्ष पद से जैसे ही हटते हैं, ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना लेते हैं। लेकिन ये जो है बाद में जो है मार्च 1923 में इसी पार्टी का नाम चेंज होकर के, यानी कि नाम बदल कर क्या बना दिया जाता है, स्वराज पार्टी।
है ना। इसी पार्टी का नाम बदल करके कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का नाम बदल करके मार्च 1923 में क्या कर दिया जाता है, स्वराज पार्टी के नाम से फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि बना दिया जाता है। अब स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे इनकी बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, CR दास। और इसके जो सचिव बनाए गए थे या कह सकते हैं कि महासचिव जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था, ये महासचिव बनाया गया किसको, मोतीलाल नेहरू जी को। ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यही दोनों लोगों के विचार में ये आया था कि हम 1923 के जो विधानमंडल है उसमें क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना प्रभुत्व धीरे धीरे जमाएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो अध्यक्षता में ये CR दास जी उस समय अध्यक्ष थे 1922 के अधिवेशन में, तो INC के जो सभी लोग थे वो पूरे बहुमत से क्या कर दिए, इस प्रस्ताव यानी कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। तो ये गुस्सा होकर के क्या किए, नाराज होकर के CR दास ने अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया और इसके बाद एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, जिसको 1922 में ये डेवलप किया या गठन किया। लेकिन फिर कुछ समय बाद जो मार्च 1923 की अगर हम बात करें तो इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, स्वराज पार्टी नाम रख दिया। और इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष के रूप में आए वो कौन आए, CR दास। और महासचिव जो बने वो कौन बने, मोतीलाल नेहरू जी बने। ठीक है। इसी चीज को अगर आगे हम देखें, इसी क्रम को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जून 1925 में, ध्यान दीजिएगा, चितरंजन दास की जो मृत्यु हो जाती है, जो कि स्वराज दल के लिए एक कह सकते हैं कि खास वर्किंग थे या वर्कर थे या कह सकते हैं कि एक खास सदस्य थे, चितरंजन दास। चितरंजन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यही चितरंजन दास, अगर आप नहीं जानते हैं तो जो चितरंजन दास थे ये कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस के जो है वो क्या है, ये जो चितरंजन दास हैं ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु होते हैं। ये चितरंजन दास जो है कौन है, तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। और जून 1925 में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो है स्वराज दल को यानी कि स्वराज पार्टी को एक गहरा सदमा लगता है। ठीक है। और इसके बाद जो धीरे धीरे ये इसका विखंडन होना शुरू हो जाता है, यानी ये टूटने लगती है। और लास्ट में आकर के अगर हम बात करें कि 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी जितने भी स्वराज दल के थे ये इसी कह सकते हैं कि बात पर या इसी प्रस्ताव पे एक नए संगठन का गठन किया गया था उस टाइम की, जो विधानमंडल में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। और आते आते 1930 तक जो है स्वराज पार्टी का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है 1930 में। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, अभी शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पहला ही टॉपिक था हमारा क्या, गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट क्या था, ये पैक्ट जो है 1924 में आया था। इसके बारे में जानते हैं, गांधी और गांधी दास पैक्ट क्या था। तो सबसे पहली चीज जान लीजिए कि जो नवंबर 1924 में गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया था, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया था संयुक्त रूप से। अगर हम बात करें, गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से एक स्टेटमेंट दिया था। और इसी स्टेटमेंट का नाम, यानी कि ये जो वक्तव्य दिया था, वक्तव्य दिया
और इसी वक्तव्य को किस नाम से जाना गया? गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट के नाम से इसी वक्तव्य को जाना गया। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। इसी वक्तव्य को गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगर इसी क्रम में देखा जाए तो जो विधानसभाओं के अंदर जो है या विधानमंडल के अंदर जो है स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम से तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में काम करने का अधिकार दे दिया जाता है। ऐसा इन्होंने बोला इस वक्तव्य में कि जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस के नाम पर ही, यानी कि कांग्रेस के साइड से ही उस विधानसभाओं के अंदर ये कार्य करे। ठीक है, और इसमें एक और वक्तव्य दिया गया कि इन्होंने इनके द्वारा कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग जो चल रहा था, इन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रहेगा, ये वक्तव्य दिया गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ठीक है, ये एक संगठन बनाया गया ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, एक क्या कह सकते हैं एक समिति बनाई गई। और इसमें क्या किया गया, तो जितने भी चरखे और करघे का प्रचार प्रसार था, इसके थ्रू चरखे व करघे यानी कि जो सूत काटने और बनाने का जो काम चल रहा था चरखे और करघे से, इसका प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी जो है, इसके प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई? गांधी जी को दी गई। किस एसोसिएशन के तहत? तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के तहत चरखे और करघे का जो प्रचार प्रसार था ये शुरू किया गया और इसकी जो जिम्मेदारी है वो गांधी जी को दी जाती है। ठीक है, और इसी पैक्ट की जो प्रमुख बातों की पुष्टि होती है जो कि 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 1924 बेलगांव अधिवेशन, यानी बेलगांव कहाँ है? तो ये कर्नाटक का एक क्षेत्र है या कर्नाटक में ये है। बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में इसी जो पैक्ट है या कह सकते हैं कि ये जितनी भी पैक्ट की प्रमुख बातें थी, अधिवेशन में पैक्ट की पुष्टि की गई कि क्या क्या बातें हुई थी या क्या क्या बातें हैं। तो पैक्ट की पुष्टि होती है। और सभी को पता है कि ये बेलगांव कर्नाटक की जो आईएनसी की अध्यक्षता थी, यानी कि आईएनसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी जी, है ना। ये कौन थे आईएनसी के अध्यक्ष 1924 वाले अधिवेशन में? तो गांधी जी थे। ठीक है, और यही सिर्फ एक बार ही आईएनसी के ये अध्यक्ष बने थे और वो कहां पे बने थे? 1924 के अधिवेशन में, जो कि बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो अगला पॉइंट होगा, हम इसमें बात करने वाले हैं अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलनों के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं इंडियन लिबरल एसोसिएशन के बारे में, है ना। इंडियन लिबरल एसोसिएशन के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहली पार्टी या कह सकते हैं कि जो दल है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1918 में की जाती है। और ये जो है उदारवादी नेताओं में जो अगर बात करें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है, यहाँ लिख लें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की जो स्थापना है 1918 में होती है।
किसके द्वारा होती है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में होती है। ठीक है, और ये जो है कांग्रेस से जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग होते हैं तब ये इसकी स्थापना करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस से अलग होते हैं जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, तो ये इंडियन लिबरल एसोसिएशन का जो है गठन करते हैं 1918 में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में देखेंगे तो अगर इसकी बात करें कि जो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद, जो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति हो जाती है 1924 में ही खिलाफत आंदोलन की समाप्ति होती है, हमने पीछे भी पढ़ा है, पीछे एक वीडियो में, है ना। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये जो है 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। यानी कि ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग क्या होती है? अस्तित्व में आती है। और इसकी जो प्रमुख नेता थे, अगर हम बात करें, इसके प्रमुख नेता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, ये खिलाफत आंदोलन के बाद 1924 में अस्तित्व में आता है, यानी कि इसका गठन होता है। और इसके प्रमुख नेता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना है। आइए बात करते हैं अगर नेक्स्ट संगठन के बारे में, तो नेक्स्ट संगठन जो होगा वो हमारा क्या होगा? हिंदू महासभा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हिंदू महासभा के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि 1915 में जो हरिद्वार कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब हुआ था? तो 1915 में। कहाँ पे? तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। हरिद्वार के कुंभ मेले में किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में, जिसका नाम होगा क्या? अकाली दल। इनका मेन देखिए, ध्यान दीजिए कि इन सभी संगठनों का जो क्वेश्चन में जो आता है वो क्या आता है? स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, ये तो किसी किसी में आ जाता है, लेकिन ये दो पॉइंट जरूरी हैं, आपको ध्यान में रखना है। स्थापना कब की गई थी और ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है सभी संगठनों का। ठीक है, तो इन चीजों को, इन पॉइंट्स को क्या है आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो नेक्स्ट दल है वो क्या है? अकाली दल है। और इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। ठीक है, और किसके द्वारा ये हुआ था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है इसका उद्देश्य जो था, अकाली दल का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों में जो है ब्रिटिश समर्थक एवं भ्रष्ट, जो कह सकते हैं कि अनुवांशिक महंतों का बोलबाला हो गया था, या जो कह सकते हैं कि एक तरह से प्रभुत्व जम गया था, कि जो ब्रिटिश के समर्थक थे या एक तरह से कह सकते हैं लालची लोग थे, वो अनुवांशिक रूप से, यानी कि जो है उसके बच्चे फिर उसके महंत बन जाते थे, फिर उनके बच्चे महंत बन जाते थे। और इन चीजों से क्या है, चंगुल से बचाने के लिए इस दल का संगठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था इसके पीछे, कि जो अंग्रेजी महंत थे, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य या समर्थक के जो महंत थे, भ्रष्ट महंत थे, उनसे, उनके चंगुल से जो है मुक्त होना था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एक आंदोलन के बारे में, जिसका नाम है क्या? नागपुर झंडा सत्याग्रह। नागपुर झंडा सत्याग्रह, ये जो है 1923 में हुआ था। अगर इसके बारे में बात करें तो 1923 में कांग्रेस के ध्वज को, जो है ध्वज के प्रयोग को रोकने के लिए एक स्थानीय आदेश के खिलाफ ये किया गया था। 1923 में कांग्रेस ने किया था नागपुर झंडा सत्याग्रह, जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? तो स्थानीय शासन द्वारा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्थानीय शासन द्वारा
जो है ये आदेश दिया गया था, ये कह सकते हैं कि एक फरमान जारी किया गया था कि जो झंडा है यानी ध्वज है उसका प्रयोग आप नहीं करोगे। तो ध्वज प्रयोग को रोकने वाले कह सकते हैं कि स्थानीय आदेश के खिलाफ को रोकने वाले स्थानीय आदेश के खिलाफ ये नागपुर झंडा सत्याग्रह जो है आदेश के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नागपुर झंडा सत्याग्रह क्या है था भाई, तो ये 1923 में हुआ था और ये कांग्रेस के द्वारा जो है एक स्थानीय शासन द्वारा जो है एक आदेश दिया गया था कि आप ध्वज का प्रयोग जो है नहीं करोगे, ऐसा आदेश दिया गया था। तो इसके रोकने वाला जो आदेश था, इसके आदेश के खिलाफ जो है एक आंदोलन किया गया था, एक सत्याग्रह किया गया था और इसी को नाम दिया गया कि नागपुर झंडा सत्याग्रह। ठीक है, आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि जो 1920 के दशक में कुछ नई शक्तियों का जो उदय हुआ था इसके बारे में। ठीक है, 1920 के दशक में शक्तियों का उदय। ठीक है, 1920 के दशक में जो नई शक्तियों का उदय हुआ, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज आती है समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रचार प्रसार। ठीक है, समाजवादी मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। इसमें हम देखते हैं सबसे पहली चीज कि कांग्रेस के खेमे में इन विचारों का असर हुआ है ना, जो समाजवादी और मार्क्सवादी जो विचार है इसका भी असर कहाँ हुआ, तो इसका असर जो है कांग्रेस के खेमे में होता है। कांग्रेस के खेमे में हुआ इसका असर। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो जिनको असर हुआ या ये बातें समझ में आई कि समाजवादी और मार्क्सवादी क्या है, तो इसमें सबसे मेन जो है मुख्य में अगर बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस जी इसमें शामिल थे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें कि इन जो ये जो कुछ और जो युवा इसमें शामिल हुए, इन युवाओं पर जो है रूस की जो क्रांति थी, रूस की जो क्रांति थी, ये जो समाजवादी और मार्क्सवादी का जो विचार था, ये रूस की क्रांति से ही उभरा था, जो कि रूस की क्रांति 1900 कब हुई थी, 1917 में हुई थी और इसका क्या हुआ था, व्यापक असर पड़ा था, व्यापक असर पड़ा था देश के युवाओं पर या कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों पर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसमें तो हम देखेंगे यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में देखते हैं। तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है, ये कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट नेता कौन थे, तो ये इनका नाम था सत्यभक्त। सत्यभक्त के द्वारा जो है 1924 में उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है, कहाँ पे होती है सत्यभक्त के द्वारा, तो ये होती है उत्तर प्रदेश में और ये कहाँ पे होती है, तो कानपुर में होती है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि ये सत्यभक्त के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में होती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में
लेकिन फिर इसी चीज को कुछ देर समय बाद यानी कि कुछ समय बाद अगर हम बात करें तो दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कहाँ कर दी जाती है, बंबई में कर दी जाती है। बंबई में स्थापना होती है और बंबई में सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा होती है, तो सिंगारवेलु चेट्टियार चेट्टियार के द्वारा, सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा जो है बंबई में स्थापना होती है। और जो ये कानपुर में जब वो स्थापना हुई थी 1924 में, इसको उठवा करके या कह सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय था, जब 1925 में मुंबई में इसकी स्थापना हो जाती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो मुख्यालय जो है कानपुर से कहाँ ले लिया जाता है, लाया जाता है, बंबई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की थी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वतंत्रता का जो मांग है वो किसने किया था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही किया था। इस चीज को इंपॉर्टेंट में अगर हम रखें तो बात करेंगे सबसे पहले भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही होती है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की। फिर हम बात करेंगे क्या, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, साम्यवादी आंदोलन का इतिहास। बात करेंगे हम यहाँ पे साम्यवादी आंदोलन का इतिहास। तो हमने पहले ही बात किया था कि इसमें हम दो पार्ट में करके इस साम्यवादी आंदोलन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में तीन षड्यंत्र का काल कह सकते हैं या तीन केसेस आते हैं। तीन केस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे प्रथम चरण में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस ये कब हुआ था, तो ये 1922 से 1923 के बीच हुआ था। अब इसमें देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हुआ क्या था। तो ये जो केस है, ये मॉस्को से कम्युनिस्ट जो है भारत आए थे। मॉस्को से कुछ कम्युनिस्ट जो है भारत आए थे और उन पर जो है ब्रिटिशों के द्वारा क्या कर दिया गया, केस कर दिया गया, यानी केस चलाया गया। इसके तहत जो है कुछ को गिरफ्तार करके, यानी कुछ कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके पेशावर ले जाया गया, जहां पे उन पे क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया जाता है। ठीक ठीक है, तो ये मुकदमा जो है 1922-23 में पेशावर में षड्यंत्र केस के नाम से क्या जाना जाता है। ठीक है, यही जो मुकदमा है पेशावर में कम्युनिस्टों पे चलाया गया जो मुकदमा है, वो पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लें इसी में दूसरे केस के बारे में, तो दूसरा जो केस है वो कौन सा है, कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र केस के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है 1924 में होता है। इसमें क्या होता है, तो वही कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को क्या किया जाता है, रोकने की यानी कम करने की कोशिश की जाती है कानपुर में। और इसको एक षड्यंत्र का को आधार बना करके, आधार मान करके अंग्रेजों के द्वारा जो है मुकदमा चलाया जाता है कुछ लोगों पर, जिसमें S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सभी जो है कुछ साम्यवादियों को क्या किया जाता है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा दे दी जाती है। तो इस केस को, या ये कह सकते हैं कि कानपुर जो षड्यंत्र केस है ये 1924 में होता है। इसमें कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा रोकने का काम किया जाता है,
जिसमें कुछ लोगों को कारावास की सजा भी हो जाती है, और इसमें से जो मुख्य हैं वो जैसे S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जैसे लोग शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, हमने बात किया था इसमें 3 केस होते हैं, तो तीसरा जो केस होगा वो कौन सा होगा? मेरठ संयंत्र, अरे षड्यंत्र केस। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस। ये जो षड्यंत्र है इसके बारे में देख लेंगे, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 से लेकर के 1935 के बीच में। ये जो मेरठ षड्यंत्र केस है इसमें हुआ था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 20 मार्च 1922 को देश भर से 32 कम्युनिस्टों को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमे के लिए जो क्या करती है, जैसे 20 मार्च 1922 को 32 कम्युनिस्टों को देश भर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसके मुकदमे के लिए या इनके मुकदमे से इनका मुकदमा लड़ने के लिए एक समिति का गठन करती है, केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन करती है, और इनसे ये समिति का गठन करने के बाद इनसे जेल में मिलने जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अब इसी में जो द्वितीय चरण के बारे में। तो द्वितीय चरण क्या है? द्वितीय चरण के बारे में अगर बात करें तो द्वितीय चरण में जो है संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व कौन कर रहा था इस टाइम गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस समय तृतीय चरण में गांधी जी कर रहे थे पूरे भारत में, यानी कि पूरे संपूर्ण भारत में। और साम्यवादियों ने गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग का नेता घोषित कर दिया था। इस टाइम गांधी जी को क्या उपनाम दिया था साम्यवादियों ने? बुर्जुआ वर्ग का नेता। ठीक है, अंग्रेजी सरकार जो है 1934 में भारतीय साम्यवादी पार्टी को क्या कर देती है? अवैध घोषित कर देती है। इसी टाइम द्वितीय चरण में ही, जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में होता है, और गांधी जी को साम्यवादियों के द्वारा बुर्जुआ वर्ग का नेता कहा जाता है। और 1934 में अंग्रेजी यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी जो होती है उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि अवैध घोषित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ और दलों के बारे में देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जिसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो गठन है ये होता है 1924 में। ठीक है, इसका गठन कब होता है? 1924 में। अगर हम बात करें, इसको देखते हैं फिर, तो ये होता है जो इसका गठन अक्टूबर 1924 में, और कहाँ होता है? तो कानपुर में होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का जो गठन है अक्टूबर 1924 में कानपुर में होता है, और इसका जो अन्य शाखा है या जो अलग अलग शाखाएं फिर खोली जाती हैं वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास और अन्य प्रांतों में इसकी शाखाएं जो है क्या होती हैं? खोली जाती हैं। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1924 में कानपुर में होती है। फिर उसके बाद बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास और कुछ अन्य प्रांतों में इसकी जो है शाखाओं को खोला जाता है, यानी कि इसकी ब्रांचेस बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कांड के बारे में या नेक्स्ट घटना के बारे में, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? काकोरी कांड।
काकोरी कांड जो है, काफी हल्ला हो रहा है, ये आज इधर फोकस कीजिएगा। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 में ये घटना होती है। और ये काकोरी कांड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो एचआरए के क्रांतिकारी थे, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन 1924 में किया गया था, अगर हम बात करें तो काकोरी कांड में कौन शामिल था, तो एचआरए के जो क्रांतिकारी थे, एचआरए के क्रांतिकारी, एचआरए के जो क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर जो है एक मालगाड़ी, जिसका नाम था क्या, 8 डाउन ट्रेन, है ना। अगर हम यहाँ लिख लेते हैं सहारनपुर, सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है काकोरी जाने वाली जो ट्रेन थी, जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, जो कि एक क्या थी, एक मालगाड़ी थी। इसमें अंग्रेजी हुकूमत का इनको सूत्र मिला, सुराग मिला था, क्या कह सकते हैं, खबर मिली थी कि मालगाड़ी के थ्रू जो है अंग्रेजी हुकूमत का कुछ जो धन है या जो बजट है या ट्रेजरी है, वो काकोरी जा रहा है ना। अरे, लखनऊ जा रहा था सहारनपुर से काकोरी के रास्ते। तो काकोरी के ही जगह पर ये जो है, इस मालगाड़ी को एचआरए क्रांतिकारियों के द्वारा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है, लूट लिया जाता है, जिसको सफलतापूर्वक लूट लिया जाता है। यानी कि जितना भी धन था उसमें से जिनको इतना चाहिए था, ये क्या करते हैं, लूट लेते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें इस लूट के बाद जो है 17 लोगों को, काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया इस लूट के बाद, जिसमें से 17 लोगों को लंबी सजाएं मिल गई, यानी कि लंबे टाइम के लिए क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, लंबी सजाएं मिली, ठीक है। और 4 को आजीवन कारावास मिला, ठीक है। ये जो लूटपाट किए थे, काकोरी कांड हुआ था, इसमें जितने भी क्रांतिकारी शामिल थे उनमें से बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 17 लोगों को लंबी सजा मिली, 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया और 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। अब यहाँ पे देखिए, इन 4 लोगों को जो फांसी की सजा दी गई, जो क्रांतिकारी थे हमारे भारतीय आंदोलन के, इनको अलग अलग जगहों पे फांसी की सजा दी गई, यानी कि फांसी दिया गया, क्योंकि ज्यादा लोग एक जगह पे आक्रामक न हो और इस तरह से भीड़ बट जाए। यहाँ पे भी अंग्रेजों ने चालाकी चली। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई, गोरखपुर में फांसी दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे जो दूसरे क्रांतिकारी, यानी 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है इस केस में। तो जो दूसरे क्रांतिकारी हैं, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां को भी फांसी दी जाती है और इन्हें दी जाती है कहाँ, फैजाबाद में, इनको फैजाबाद में फांसी दी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे क्रांतिकारी के बारे में, जिनका नाम है रोशन सिंह, इनको जो है नैनी में फांसी दी जाती है। अगर चौथे क्रांतिकारी के बारे में बात करें, यानी राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है गोंडा में फांसी दी जाती है। यानी 4 क्रांतिकारियों को इस केस में फांसी दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को, जो सभी कह सकते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, इनको अलग अलग जगहों पे फांसी दे दी जाती है। और इसमें जो शामिल थे चंद्रशेखर आजाद, ये जो है फरार हो जाते हैं, ये गिरफ्तार, इनको ये अंग्रेजी ब्रिटिश जो है गिरफ्तार, ब्रिटिशर्स जो हैं गिरफ्तार
चंद्रशेखर आजाद को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक है, और फिर एक नई पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम है क्या, HSRA। इसको कहते हैं क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, जिसे HSRA कहा जाता है और इसका गठन होता है 1928 में। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका गठन जो 1928 में होता है, जिसका उपनाम क्या होता है, HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, जो पहले से ही टूट चुकी होती है, यानी कि अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ नेताओं को लंबी सजा दे दी जाती है HRA की, और कुछ को फांसी की सजा होती है। तो जिसके कारण जो है अधिकांश नेताओं को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और HRA का क्या हो जाता है, धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो टूट जाती है, या उसमें कम जनसंख्या रह जाती है, या कम लोग रह जाते हैं। तो जो चंद्रशेखर आजाद फरार हुए थे HRA से, यानी कि उस काकोरी कांड के बाद, ये जो है चंद्रशेखर आजाद के ही नेतृत्व में HSRA का गठन होता है। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में नए दल का, यानी नया दल का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, और ये जो है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, यानी इस फिरोज शाह कोटला में इसका गठन किया जाता है। और यहाँ पे क्या नाम होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पे अब नाम हो जाता है HRA का ही, अगर कहें एक तरह से ये कहें कि HRA को ही एक नया नाम दिया जाता है, HSRA। ठीक है, क्योंकि इस HSRA के जो मेन बॉडी है, जिसको कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अगर इसमें बात करें मुख्य नेताओं की, मुख्य नेता कौन थे, तो इसमें थे विजय कुमार सिन्हा, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, और सुखदेव सिंह, यानी सुखदेव। ये जो थे इस HSRA के जो क्या थे, ये HSRA के ये मुख्य नेता थे, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये मुख्य नेताओं में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम जल्द इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, और एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये कहें कि एक लंबा मैराथन चलने वाला है। जैसे ही थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं पॉलिटी का जो है एक मैराथन लेकर के आने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें, ज्यादा दूर दूर से दूर तक मतलब फैलाएं। ठीक है, हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ बात करते रहेंगे, सिंपल और सरल भाषा में हम आपस में बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।